गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो मैं कहूँगा रुक जाइए। सबसे पहले आप उस एपिसोड को देख कर आइए जिसमें मैंने बताया था कि आखिर क्यों बंगाल को चुना गया था डायरेक्ट एक्शन डे, यानी हिंदुओं के सबसे बड़े जेनोसाइड के लिए, और फिर कैसे 16 अगस्त के दिन यानी 16 अगस्त के कुछ हफ्ते पहले से ही बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी के नेतृत्व में इस दिन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि 16 अगस्त 1946 यानी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ना हिंदुओं का नरसंहार हुआ बल्कि भारत के विभाजन की असली नींव पड़ी। और डायरेक्ट एक्शन डे ही वो कारण है जिससे भारत का विभाजन करना पड़ा। और क्यों हिस्टोरियंस इसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ब्लडीएस्ट कम्युनल एपिसोड मानते हैं। 16 अगस्त 1946 दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए इस दिन मंच तैयार कर दिया गया था। मस्जिदों में ऐलान हो रहा था कि मुस्लिम लीग के झंडे तले सारे मुस्लिम एकजुट हों और दोपहर 3 बजे ऑक्टरलनी मॉन्यूमेंट पे आए। ये सभा दुनिया को दिखा देगी कि मुस्लिम जाग चुका है, मुसलमान साहसी है और मुसलमान अपनी आज़ादी अब लेकर ही रहेगा, कोट अनकोट। यही आपको, जैसे अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से 19 जनवरी 1990 के दिन सारी मस्जिदों से ऐलान होने लगा था रालेव गलेव या शलेव, मतलब या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या मर जाओ। लगभग इसी तरह का ऐलान कलकत्ता की सारी मस्जिदों से हो रहा था। दोस्तों, सुबह से ही मुस्लिम भीड़ लाठियों, भालों, छुरों और फायर आर्म से लैस होकर सड़क पर उतर आई थी। हावड़ा के गुंडों को हथियार दे दिए गए थे जिसका नेतृत्व वहां के लोकल एमएलए और सुहरावर्दी के भरोसेमंद साथी शरीफ खान कर रहे थे। जी हां, उनका नाम शरीफ खान था, जिस पर पहले से ही हत्याओं के केस दर्ज थे। सैयद मोहम्मद उस्मान, जो उस समय कलकत्ता का मेयर था, उसने भी हावड़ा के लोगों को हिंदुओं की हत्या और हिंसा के लिए उकसाया था। 16 अगस्त की सुबह हजारों हथियारबंद लोगों का एक विशाल जुलूस मुस्लिम लीग के झंडे लेकर लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान, साला हिंदू लोग को मार डालो जैसे नारे लगाते हुए हावड़ा से कलकत्ता की ओर ऑक्टरलनी मॉन्यूमेंट के लिए निकल पड़े। शहर की सड़कों और गलियों से गुजरते हुए ये भीड़ एक आतंक का माहौल बना रही थी, लोगों को भड़का रही थी और हिंसा को जगा रही थी। अलग अलग सोर्सेज ने भीड़ के अलग अलग आंकड़े बताए हैं। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के अनुसार भीड़ का आंकड़ा 30,000 था। वहीं स्टार ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इसको लगभग 1 लाख बताया और मुस्लिम स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर के अनुसार 5 लाख बताया गया। आप ये फोटो देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि उस दिन भीड़ का आंकड़ा क्या रहा होगा। नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि कलकत्ता का हर मुसलमान, बंगाल के कई कोनों से आए हुए मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात वहां पर इकट्ठा थी, हिंदुओं के खून के लिए लालसी। भीड़ के वहां जमा होने के बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया और उसने भीड़ को आश्वासन दिलाया कि पुलिस और सेना को रिस्ट्रेन कर लिया गया है। यही वर्ड उसने यूज किया, रिस्ट्रेन कर दिया गया है। इस संदेश को हिंसा की खुली छूट मानते हुए मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। दुकानों में लूट और शहर में हत्या का तांडव फैल गया। दोस्तों, भले ही सुहरावर्दी ने 16 तारीख की दोपहर 3 बजे ऑक्टरलनी मॉन्यूमेंट से गुंडों को गुंडागर्दी के लिए खुली छूट दी थी, लेकिन उस दिन कलकत्ता में सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले ही कलकत्ता में गुंडा राज का साया मंडराने लगा। सुबह 4:30 बजे मानो कोई तूफान कलकत्ता की गलियों में उतर आया हो। मनिकतला, सेल्डा, सीआर एवेन्यू जैसे सेंट्रल लोकेशंस पर मुस्लिम भीड़ हथियारों के साथ इकट्ठा हो चुकी थी। उनके हाथों में लाठी, छुरियां, भाले, कुल्हाड़ियां, यहां तक कि कुछ के पास बंदूकें भी थीं।
नारे गूंज रहे थे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान, हिंदू शालों को मार डालो। सुबह 6 बजे से ही दोस्तों पुलिस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। 2 अलग अलग कमरों में लगे 11 टेलीफोन्स इतनी बार बज रहे थे कि इसका जवाब देना नामुमकिन था और उनके रिकॉर्ड दर्ज करना असंभव हो गया था। पुलिस डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स को खुद 1200 से ज्यादा ऐसे संदेश मिले थे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रिपॉन स्ट्रीट, वेल्सली, बरतल्ला, डमडम, गरपर के हर गली में लूट और हत्याएं शुरू हो गई। हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया और पुलिस सोहरावर्दी के निर्देशानुसार चुपचाप सब देखती रही। दोपहर 12 बजे से शाम के 5:30 बजे तक सेल्डा से मैदान तक आर्म्ड मुस्लिम मॉब ने बाटा, कमाल्या और आर्मरी स्टोर्स जैसी दुकानों के साथ हिंदू घरों पर हमले किए और पाकिस्तान कायम हो चुका है, पाकिस्तान कायम हो चुका है, ये नारे लगाए। पुलिस कंट्रोल रूम के फोन बजते रहे, लोग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन बदले में उन्हें एक ही जवाब मिला, हमें आदेश नहीं मिला है। और ये सोहरावर्दी का आदेश था। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स के रिसर्च में हमको हजारों किस्से मिले हैं, लेकिन एक किस्सा आपको बताता हूं। पार्क सर्कस में एक कम्युनिस्ट डॉक्टर और उसका परिवार उसी मुस्लिम भीड़ के हाथों बेरहमी से मारा गया, जिसे वो अक्सर मुफ्त में इलाज दिया करता था। उन्हीं लोगों ने उसको मार डाला। दंगाई मरे हुए लोग उनकी लाशों से जेब लूट रहे थे। बच्चों को छतों से नीचे फेंक कर और उबलते तेल में डालकर मारा गया। महिलाओं की चूड़ियां तोड़ दी गई, उनको जमीन पर गिराकर जूते से उनके माथे के सिंदूर मिटाए गए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दोस्तों, मिस्टर जीबी मजूमदार, एक एक्स आईजी ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल, वो रिकॉल करते हुए बताते हैं, कोट अनकोट, एक दिन राजा बाजार इलाके से यूनिवर्सिटी जाते समय मनुष्य के आदमखोरता का एक भयानक दृश्य मेरे सामने आया। जैसे कसाई लोग मारे गए जानवरों के अंगों को हुक से लटकाकर रखते हैं, वैसे ही हिंदू लड़कियों के हाथ और पांव काटकर उनके नंगे शरीर को उनके बालों से लटकाकर रखा गया था। कहाँ? मीट शॉप पे। वो दृश्य भयानक और क्रूर था। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स में दिल पे हाथ रख के हमने निश्चय किया कि इस सीन को दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पूरी बर्बरता के साथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि हम लोग नारी को देवी मानते हैं और उसके साथ ऐसा जुल्म दिखाने की ना तो हमें हिम्मत हुई, ना हम इसको सही मानते हैं। फिर भी जब आप द बंगाल फाइल्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि हिंदू औरतों के साथ क्या किया गया था। मैथिया ब्रुज और किदरपोर में करीब 600 हिंदू मारे गए, जिनमें कैसोराम मिल के 500 उड़िया लेबरर्स भी शामिल थे। मैसेकर का स्केल इतना भयानक था कि उड़ीसा के एक्स प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ दास को खुद ये देखने के लिए कोलकाता भाग के आना पड़ा। कैनिंग स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट, कॉरपोरेशन स्ट्रीट, वेल्सली स्ट्रीट, धर्मतल्ला की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए, कंकाल आ गए। अगस्त का वो महीना जब बारिश कलकत्ता की सड़कों को धोकर शाम की चाय की खुशबू से शहर को महका दिया करती थी, उसी सड़कों पर आज मासूमों की लाशों से बहता खून और उसकी सड़न ने कलकत्ता की हवा को जहरीला बना दिया था। पुलिस 2 दिनों तक न केवल निष्क्रिय रही, बल्कि सोहरावर्दी के निर्देश पर उनकी आंखों के सामने होती हुई क्रूरता को अनदेखा करती रही। कलकत्ता जो कभी अध्यात्म, वेदांत, ज्ञान, साहित्य, राष्ट्रवाद, एकता का गढ़ था, आज डायरेक्ट एक्शन डे के दिन वो एक नरक बन चुका था, कंकालों की म्यूजियम बन चुका था। लेकिन जिसे कहा जाता है, जहां अन्याय होगा वहीं न्याय की चिंगारी भी चलेगी। जब मुस्लिम लीग के अन्याय की सीमा पार हो चुकी थी, तब एक न्याय की चिंगारी जली और उस चिंगारी का नाम था गोपाल मुखर्जी, गोपाल मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पाठा। गोपाल पाठा वो एक ऐसा हिंदू हीरो जिसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो कम्युनिस्ट,
इस्लामिस्ट और कांग्रेस ने छुपा दी। आप तक वो कहानी पहुंचने ही नहीं दी। इसीलिए द बंगाल फाइल्स में गोपाल पाठक का रोल एक हीरो की तरह उभर कर आता है, जिसने हिंदू जेनोसाइड के सामने हिंदुओं को यूनाइट करके एक ऐसा युद्ध लड़ा, लेकिन उसके बारे में इस एपिसोड में नहीं। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे की इस 3 पार्ट सीरीज के अगले और लास्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों सुहरावर्दी, जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उसको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, और कैसे गोपाल पाठक ने द बुचर ऑफ बंगाल के अत्याचारों से हिंदुओं को बचाया और उस कठोर समय में निर्दोष लोगों की जान बचाने में, हिंदुओं को यूनाइट करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं जानता हूं इस कहानी को सुनना कितना कठिन है। अगर आपको ये पॉडकास्ट में ये कहानी सुननी कठिन लग रही तो आप कल्पना करिए कि बंगाल फाइल्स के रिसर्च में, 5 साल के कठिन रिसर्च में, वो सर्वाइवर्स डायरेक्ट एक्शन डे के जो अब 100 साल के हो चुके हैं, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने में और इसको फिल्म करने में हमारे दिल दिमाग पे क्या बीती होगी। लेकिन ये कहानी आप तक लाना बहुत ज़रूरी था, और इस कहानी को मैं सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, अपनी किताबों, अपने लेखों, अपने स्पीचेस और ख़ास तौर पर द बंगाल फाइल्स, जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स के बाद ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म, वो कितनी ज़रूरी है ये आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन तब तक ये कहानी जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सच को नहीं जानेंगे तो झूठ, हिंसा, नफरत और पार्टीशन, दिलों के पार्टीशन को बार बार दोहराया जाएगा। आपने अपना समय निकालकर इस एपिसोड को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ तो शेयर करें, लेकिन अपने बच्चों, हर यंग लड़के लड़की के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन्स हमारे इतिहास को नहीं जानेंगी तो वही होगा जो हो रहा है। साथ ही आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और बहुत सीखता हूं। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगा इस विषय के आखिरी अध्याय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।